हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए न्यूज़ आज का देखते हैं, एक ताज़ा खबर चीन स्टार्ट करें। हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग सवाल होने जा रहा है। रोचक क्यों? आजकल इंडिया की आर्मी के द्वारा दिया गया बयान, भारतीय सेना के द्वारा दिया गया बयान, ये भी आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। शायद पहले ही कभी आपने ऐसा देखा हो कि भारत की सेना के अंदर या फिर भारत के सैनिकों के द्वारा कोई बयान दिया जाता हो। हाल ही में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी ने एक पब्लिक बयान दिया और बयान ही था कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। भैया इस बात के आधार पर तो मिर्ची लगनी ही थी। मिर्ची लगनी किसको थी? ऑब्वियस सी बात है, जिसको आप चुनौती कहोगे वो तो बहुत बुरा मान जाएगा, और हुआ भी यही। साथियों, चीन को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी जैसे ही चुनौती बताया, इतना सुनते ही चीन बौखला गया और चीन ने तुरंत ऑब्जेक्ट कर दिया विपिन रावत जी के बात का और कहा कि भाई हमारे बगल का देश, पड़ोसी देश, उसके सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, और वो बोल क्या रहा है कि बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो चीन है। अब यार ये बात तो थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि चीन को तो चुभनी थी ही थी। क्योंकि अभी तक ना हम लोगों ने इसका सारा की सारा दारोमदार किसको दे रखा था? पाकिस्तान को दे रखा था। अब पाकिस्तान की तंग हाली के चलते हुए हमें ना थोड़ा कंपटीशन करने में मजा नहीं आ रहा। हर चीज में हम पाकिस्तान को कहते आ रहे थे। विपिन रावत जी ने साफ कहा कि अरे वो तो खत्म हो रखा है, उसके बारे में क्या ही टेंशन करनी है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाते हुए इन्होंने विपिन रावत जी का जो बयान था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये जो बयान था, ये साहब चाइना ने हाथों हाथ ले लिया। हाथों हाथ लेते ही साहब इनकी तरफ से अपना रिमार्क प्रॉपर तरीके से भेज दिया गया। विपिन रावत जी ने साफ कहा कि साहब हमारे लिए जो चाइना है ये बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पाकिस्तान से भी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा देखो, मैं इसमें ना एक साथ दो चीजें देखता हूं। दो चीजें क्या देखता हूं कि यहां पर ये चीज समझ में आती है कि इंडिया आप पाकिस्तान को कंसीडर करता भी नहीं है। क्या ठीक है, तुम अपना निपटो, ठीक है, तुम जो करोगे वो समेट लिया जाएगा, तो उसका तो अब कंसीडरेशन खत्म हो गया। हम बहुत दिनों से चीन के मामले में कभी भी ये बात बोलते नहीं थे। हम लोग चीन के बहुत से मामलों में चुप रहते थे। हम कभी भी कोई डिस्प्यूट चल भी रहा है तो उस मामलों में हम रिएक्ट नहीं करते थे। हम कहते थे चीन के साथ हमारे समझौते हो रखे हैं, बहुत सारी बातों को टेबल पर बैठ के हमने सुलझा रखा है। लेकिन जनाब, ये टेबल पर बैठ के सुलझाने वाली बात है, ये लास्ट 1.5 साल से सुलझ ही नहीं रही है। गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ लास्ट ईयर 2020 में, उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार कईयों बार बातचीत हो चुकी, लगभग 18 के आसपास बातचीत हो चुकी हैं। टेबल पर बैठ करके वो अपनी मंदारिन लेके चले आते हैं कि हमको तो मंदारिन ही बोल करके समझाना है अपने विषय को, उनके सेना के अधिकारियों को अंग्रेजी नहीं बोलना है। वो मंदारिन में ट्रांसलेटर लेके आते हैं तो वो भावना खत्म हो जाती है। बातचीत इतनी ज्यादा, मतलब इतने रिजिड होकर के वो लोग आते हैं कि अब भारत ने पब्लिकली कहना शुरू कर दिया है कि साहब हमारे लिए जो है यहां पर जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो कौन है? चीन है। और ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया, क्योंकि ये सुनने को ही तैयार नहीं होता है। इंडिया प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी मिस एंडिवर ऑन द लैंड बॉर्डर और द हाई सीज। समुद्र हो या जमीन, हम कहीं पर भी निपटने को तैयार हैं। थ्रेट ऑन द नदर्न बॉर्डर इज मच बिगर। और जो उत्तरी पहाड़ी वाला हिस्सा है हमारा, जो लद्दाख वाला हिस्सा है, उस पर जो मतलब थ्रेट है वो ज्यादा बड़ी है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा भारत के सीडीएस के द्वारा कहा गया है। अब ये जैसे ही बात निकल करके आई, इसके तुरंत बाद चाइना ने भारत पर रिएक्ट कर दिया। चाइना ने तुरंत कहा कि सीडीएस का, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाने के लिए नियुक्त किए गए एक पद के रूप में है। यानी ये थल सेना, नभ सेना और जो जल सेना है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए भारत ने एक पद सृजित किया था। और उस पद के व्यक्ति के द्वारा ये बात बोलना चीन के अकॉर्डिंग ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन है, यानी कि भू राजनीतिक रूप से अस्थिरता लेकर आएगा भारत और चीन के बीच में, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि अनप्रोवोक्ड हाइप ऑफ सो कॉल्ड चाइनीज मिलिट्री थ्रेट बाय इंडियन ऑफिशियल सीरियसली वायलेट्स द स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस ऑफ द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज ऑन द मॉट थ्रेट टू ईच अदर। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। असल में है क्या, भारत और चीन के बीच में एक पहले से ही अनकहा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रखा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट इस बात का है कि ये दोनों एक दूसरे के आंतरिक मसलों पे कुछ बोलते नहीं है। लेकिन इन दिनों चीन ने खुद बोलने के स्थान पर अपना जो वो पालतू बना रखा है इमरान खान को, उसके माध्यम से बुलवाते रहते हैं।
उसको प्रवोक करते रहते हैं। भारत के जहां हित हैं वहां पहुंच करके भारत को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। खुद कुछ बोल नहीं रहे हैं, दूसरे के रास्ते बुलवा रहे होते हैं। ये चीज बहुत दिन से चली आ रही है। भारत ने भी आज तक बहुत ज्यादा अपनी द्वारा एक डिस्टेंस मेंटेन रखी। अगर आपको मालूम हो तो हम हांगकांग के मसले पर, हम ताइवान के मसले पर कुछ बोले नहीं। हमने एक तरह से इसको इसलिए लिया क्योंकि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। हम मानते हैं कि चीन एक ही हो सकता है, तो फिर ताइवान को हम चीन नहीं मानते, ताइवान को हम ताइवान मानते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में चाइना को लेकर के हमने कभी भी उसके आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर नहीं किया। चीन भी अक्सर भारत के अंदर जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई मुंह खोल ही देता है। मान लीजिए कि अगर इंडिया में कहीं कुछ भी छोटा मोटा भी कहीं भी कोई हंगामा हो जाए, कोई भी किसान आंदोलन हो जाए, जो कि हर देश में, लोकतांत्रिक देश में होना लाजमी है कि आप अपनी मांग मनाने के लिए हड़ताल तो करेंगे, वो उस पर भी मुंह खोलता है पाकिस्तान। चीन इन चीजों से दूरी रखता था, लेकिन ये बात जो है वो इनको जाके सीधी लगी कि साहब ये तो एक तरह से इन लोगों ने हमारे बीच में एक लाइन थी, उस लाइन को क्रॉस कर दिया है। विपिन रावत जी की बातों की अगर हम बात करें तो इन्होंने, अब देखिए पहली बात तो ये है, सेना के इतने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जो भाषण यूज कर रहा है ना, वो थोड़ा राजनीतिक प्रकार का है। राजनीतिक प्रकार का कैसे? ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक भाषा और सेना के पद की भाषा, इन दोनों भाषाओं को मिलाने की मिर्ची जो है ना वो इनके अंदर लग गई। भाई ये यहां से चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है कर्नल साहब, उन्होंने इस पर रिएक्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि देखिए चीन की वजह से हो क्या रहा है कि हमारे हजारों सैनिक लंबे समय से लद्दाख बॉर्डर के ऊपर डले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाली स्थिति काफी खतरनाक हो जाएगी। एक बालक है जिसका नाम है आशुतोष भारती, उसको अब रिचार्ज महंगा पड़ रहा है। हाँ, अब घर उसको रिचार्ज महंगा पड़ रहा है एयरटेल का, और उसने इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बोला है कि सर इस पर कुछ बोलिए। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में हो रहा है। हम बिल्कुल मानते हैं भैया, मेरा भी रिचार्ज महंगा हो गया है। चर्चा करेंगे इस बारे में भी, अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे कि क्यों ऐसा सब हो रहा है, कौन सी वो चीज है जिसके चलते ये सारा मामला फैला हुआ है। हम बात करेंगे, ले आएंगे इसके ऊपर इशू। सीमा विवाद को सुलझाने में विश्वास की कमी और संदेह जो है वो रुकावट के रूप में आया हुआ है। हाल ही में चीन के द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों को अगर आप पकड़ के चलें तो चीन ने साथियों किया क्या, भारत के जो बॉर्डर एरियाज है ना, उन बॉर्डर एरियाज में 22,000 किमी के, मतलब 22,000 मतलब जो है वो लगा रखे, सैनिक जो है वो इसके साथ साथ लगे हुए हैं। भारत और चीन लगभग 3,500 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हो ये रहा है कि चीन ने हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यहां पर भेज रखा है। इन दोनों चीजों से अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो स्थिरता लाने का नाम नहीं लेता। साथ में हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती जो जगह हैं वहां पर चीन के द्वारा गांव बसा लिए गए। तो एक ऐसे मतलब कार्य किए गए थे जिनको देखते हुए भारत को भी बहुत ज्यादा अब प्रोएक्टिवली चीन के लिए काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते हुए हमने भी अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे निर्माण कार्य किए हैं, ऐसे हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी कहना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को आप मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे से व्यापारिक रूप से काफी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार के मामले में ऊपर की तरफ रहते हैं। और ये भारत के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है जो हमें समझना होगा, और वो ये है कि भारत जिस प्रकार के मामले चीजें एक्सपोर्ट करता है चीन को, उसमें से एक भी रिफाइन गुड नहीं है। रिफाइन गुड होने का मतलब हुआ हम मछली भेज रहे हैं, हम कोई अनाज भेज रहे हैं, हम या स्टोन भेज रहे हैं, आयरन ओर भेज रहे हैं, स्टील नहीं भेज रहे हैं, आयरन ओर भेज रहे हैं, है ना, कॉटन का फाइबर भेज रहे हैं, रॉ कॉटन भेज रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं आता आप लोगों को कि जब हम लोग पढ़ा करते हैं आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में ये ढूंढते हैं कि बताइए कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत पर, तो वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और पका हुआ माल यानी कि नया बना हुआ माल हमारे यहाँ भेजा करते थे, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी कि भैया हमारा जो वेल्थ जो है वो हमारा ड्रेन हो रहा है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस समय ब्रिटेन का स्थान किसने ले लिया है, चीन ने ले लिया है, और हमारे साथ ही व्यापार करके धन कमाता है, और धन कमा करके वो हमारे ऊपर ही उस धन से सेना को पैसा दे देता है। तो हर तरीके से हम एक ऐसी नई परिस्थिति में चल गए हैं जिसे आप क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हाल ही के जो नया उपनिवेशवाद है, कुछ उस तरह की दिशा की तरफ जा रहे हैं। आप इस मिशन को पढ़िए, देखिए एक बार, आप इसको देखने की कोशिश करिए।
यहां पर हम लोग इसको वहां से जो सामान मंगवा करके हमने देखा, उसके बाद में आप पहचानिए कि हम इनसे मंगाते क्या हैं। हम साहब इनसे इलेक्ट्रिक सामान मंगवा रहे हैं, हम इनसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसर मंगवा रहे हैं, हम इनसे सेमीकंडक्टर्स मंगवा रहे हैं, हम टेलीफोन्स इनसे मंगवा रहे हैं, हम यहां पर केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनसे मंगवा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स मंगवा रहे हैं, मोटर व्हीकल की एसेसरीज मंगवा रहे हैं, वीडियो मॉनिटर मंगवा रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, हम लोग इनसे वो चीजें मंगवाने का प्रयास करते हैं जो कि इंडिया के अंदर मशीनों के रूप में बनकर नहीं आई। और अगर हमारे जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं इनको देखोगे तो लग जाएगा हम कच्चा माल भेज रहे हैं, कच्चा माल भेजते हैं, पका हुआ माल मंगवा के ले आते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत को भी अब केवल बयानबाजी से निकल करके अब चुनौती के रास्ते पर चलते हुए विकास की राह पर चलना होगा, और ऐसी चीजें भविष्य में भारत के लिए काफी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर बात की जाए चीन के बारे में, तो चीन के साथ साथ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर अगर बात की जाए कि सेना किसके पास सबसे बड़ी है, तो संख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो सेना है वो चीन के पास है, जिसके पास में वर्तमान में 21,85,000 कर्मचारी सेना में काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया के पास 14,45,000, यूएसए के पास 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं का क्रम है, यानी कि यहां पर इतने सैनिक काम कर रहे हैं। वर्तमान में सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम चीन को एक सिक्योरिटी थ्रेट लेके चलते हैं तो निश्चित ही भारत को आने वाले समय के अंदर अपने आप को प्रोग्रेस के लिए प्रोत्साहित करने का रास्ता मिलेगा। इसी बीच में जब ये सारी बातें चल रही हैं, इसी बीच में भारत और चीन के बीच में एक प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रशिया आ गया है, और रशिया ने भारत के साथ मिलकर के वार्ता स्थापित की है जिसका नाम है RIC, यानी कि भारत और इंडिया और चीन के बीच में जो वार्ता हुई है दैट इज नॉन एज RIC वार्ता। और ये RIC वार्ता जो है ये आयोजित की जा रही है हाल ही के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, कल की न्यूज है, भारत और चीन और रशिया इन तीनों के विदेश मंत्री वर्चुअली फ्राइडे के दिन मीटिंग किए। इस मीटिंग में क्या चीज बाहर निकल के आई, अभी हम सैटरडे की सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं तो ये अभी कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया, रशिया और चाइना इनके बीच में बातचीत हुई, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये, चलो भाई, तो वीडियो हो गया ख़त्म। तो देखो, जैसे उन्होंने बोला, विपिन सर ने बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती चाइना, तो पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दिया क्योंकि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, इतना शक्ति नहीं कि हमारे साथ लड़ सके। चलते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक ज़रूर करना, शेयर करके कमेंट ज़रूर करना कि और भी हम वीडियो लाएंगे। और देखते रहिए SS शिवम ब्लॉग।